हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज जितेंद्र पांडे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो मोल कंसेप्ट पे। जो भी बच्चे क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उन्हें पकड़ बनानी चाहिए मोल कंसेप्ट और जितनी भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है फिजिकल केमिस्ट्री की उस पर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो भी पढ़ रहे हो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी। जितनी भी कैलकुलेशन है, जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 में है, आज उन सब की बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो जितने भी मोल कंसेप्ट, जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, चाहे मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मोलारिटी क्या है, मोलालिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मैडम इक्विवेलेंट मास क्या है, तो आज इस वीडियो में हम सारा कुछ देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला वो क्या है, मूल कंसेप्ट। ठीक है, तो दिस वर्ड वाज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है बेटा, तो ये जो वर्ड था कि साइंटिस्ट ने दिया था, इनका नाम क्या है, विल्हेम ओस्टवाल्ड है ना। एक बार बच्चे ये भी गलत करते हैं क्योंकि सब लोग एवोगैड्रो के नाम से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि मूल जो टर्म है वो एवोगैड्रो नहीं दिया। ऐसा नहीं है, इसके लिए अलग नाम है यहाँ पे हमारे पास, विल्हेम ओस्टवाल्ड। और यहाँ पे एक जादू वाला नंबर है जो नॉट से डिनोट किया जाता है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर इसको नॉट से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, याद कर लेना है आपको। ठीक है, अब ये क्या नंबर है वो समझते हैं। देखो, सपोज करो आपने पढ़ा हुआ है कि भाई एक दर्जन में होता है 12, है ना। या फिर आपने पढ़ा होगा कि 1 ग्रॉस में होता है 12 दर्जन, ये आपने पढ़ा होगा, विच इज इक्वल टू 144 यूनिट। तो यहां पर हो क्या रहा है, हम बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे वर्ड्स में बोल रहे हैं कि 12 दर्जन को हमने 1 ग्रॉस बोल दिया, या 144 यूनिट को भी हमने 1 ग्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे 12 को हम 1 दर्जन बोल सकते हैं। तो बड़े नंबर के लिए कोई छोटा सा टर्म है। ठीक है, तो ये तो खैर डे टू डे लाइफ की बात हो गई है ना। दुकान पे गए, बोले भैया जी जरा 1 दर्जन ये दे दो या वो दे दो। ठीक है, तो ऐसे करके हम यूज करते हैं रियल लाइफ में। लेकिन जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, हम उन एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, उन एटम्स को पढ़ रहे हैं जो दिखते भी नहीं भाई, है ना। अब इस हवा में, एटमॉस्फेयर में कितने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, है ना। O2 के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अदर गैसेज लाइक CO2, है ना, CO2 के मॉलिक्यूल है। तो हम कहाँ उनको पकड़ पा रहे हैं, कहाँ देख पा रहे हैं? अब उन चीजों को अगर हमें गिनना है जिनको हम देख भी नहीं पाते, तो वी नीड सम गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है ये मोल कॉन्सेप्ट, जो हमें इन सारी चीजों को गिनने में मदद करेगा, काउंटिंग करने में मदद कर देगा। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आता है, 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23। अब चाहे ये एटम हो, ठीक है, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, कुछ भी अगर हमें गिनना होगा तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में कितना होगा, 6.022 into 10 to the power 23, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन। देखो भाई सीधी बात, 1 दर्जन चाहे केले हो, ठीक है, चाहे 1 दर्जन पेंसिल हो, 1 दर्जन पेन हो, 1 दर्जन किताबें, बुक्स, वट। ठीक है, 1 दर्जन कुछ भी होगा ना बेटा, वो 12 ही है। वैसे ही 1 मोल में चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 यूनिट्स होंगी। चाहे एटम की बात करें, चाहे मॉलिक्यूल की बात करें, चाहे वो प्यारे प्यारे आयंस की बात कर ले। क्लियर है? आयंस क्या होता है वो भी समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे। तो जो भी बच्चे मूल कंसेप्ट समझना चाहते हैं, है ना, क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं या फाउंडेशन पढ़ रहे हैं जो जेई नीट के लिए, ठीक है, 9th 10th के वाले बच्चे के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। 9th का बच्चा भी अगर ये देखेगा तो उसे समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जब आपको लगे कि मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, फर्स्ट 30 एलिमेंट का इंट्रो ले लो। फर्स्ट 30 एलिमेंट से दोस्ती कर लो भाई, उनके मास याद कर लो, उनके एटॉमिक सिंबल, है ना, उनके नेम। ठीक है, तो पहले फटाफट से रिव्यू करा देता हूँ। आई होप सबको पहले से पता होगा कि पहला एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन है भाई। दूसरा कौन सा है, हीलियम। तीसरा कौन सा है आपका, लिथियम, है ना। फिर चौथा कौन सा है, बेरिलियम। पांचवा कौन सा है, बोरॉन। फिर छठा कौन सा भाई, कार्बन, है ना। 7 8 9 10 पे कौन है भाई? ठीक है, कार्बन के बाद क्या है, बोलो भाई फटाफट, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, नियॉन है कि नहीं? चलो, ये हो गए 10। आगे बढ़ते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 19 और फटाफट लिख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम है, मैग्नीशियम है,
एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ठीक है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम। तो ये तो हो गए आपके पहले 20 एलिमेंट, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसको आप अलग अलग एक्रोनिम, निमोनिक जो भी आप यूज करना चाहें उसको उस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब चूंकि भाई आप 11th में आ गए हैं, है ना, और आपकी आशा है कि आगे चल के आप जेई की भी तैयारी करेंगे, नीट के लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम करिए, आप 21 से 30 भी फटाफट याद कर लो बेटा, क्योंकि इसके बिना नैया 11th में तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। 11th में नैया पार करानी है तो 21 मतलब एटलीस्ट, ऐसे तो खैर तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिकली समझना चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियो पे बात करेंगे, बट 21 पे कौन सा है, स्कैंडियम है ना, फिर कौन है, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर कौन है, क्रोमियम, फिर मैंगनीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना, जिंक। बेटा देखो केमिस्ट्री में तो इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, सही बताएं तो 118 एलिमेंट्स हैं, और सबसे अगर अच्छे से दोस्ती कर ली, सबके बारे में जान लिया, तो बहुत सारा केमिस्ट्री का पार्ट ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया एटम का नामकरण समझ लो, उनके नाम समझ लो, एटॉमिक नंबर समझ लो। अच्छा ये भी फायदा है, देखो जितना नंबर, ये रोल नंबर दिख रहे हैं ना आपको, इस क्लास में आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर वहां तो खैर ज्यादा कुछ नहीं बताता, बट यहाँ बताएगा। अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब पता है क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, समझ लो भाई, जरूरी है समझना, तभी कैलकुलेशन कर पाओगे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बात आपको समझ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर H1 कंडीशन पोजीशन पे है, इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, हीलियम पे 2 प्रोटॉन है, सिमिलरली सिलिकॉन पे 14 है, आयरन पे 26 प्रोटॉन है। अब चूंकि एलिमेंट भाई न्यूट्रल स्टेट में मिलता है हमें जनरली, तो अगर जब तक वो एटम न्यूट्रल है, तब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर भी सेम होंगे। तो एटॉमिक नंबर से क्या पता लगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता लगा ही लगा, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता लग गया। इससे हम आगे बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जिसके बराबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फायदा हो गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मास के बारे में थोड़ा आइडिया हो जरूरी है। मास क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मास हमें जानना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मान लो मास नंबर पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है मुझे, यानी कि एटॉमिक नंबर पता है और मास पता है, तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मास में से प्रोटॉन माइनस कर दूंगा, न्यूट्रॉन के नंबर पता लग जाएंगे। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कैलकुलेट करवाएगा। तो वो सब प्रॉब्लम्स आपके तभी हो सॉल्व हो पाएंगी भैया, अगर आपने 30 एलिमेंट से अच्छे से दोस्ती कर लिए विद उनके रोल नंबर के हिसाब से। तो रोल नंबर क्या मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो ऑटोमेटिकली क्या पता लग गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम मास याद कर लेंगे। बोलो सर मास कहां से याद करें, तो जय माता दी करके अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहां मैंने उन सब के मास लिखे जिनके हमें न्यूमेरिकल्स में ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो पहले 20 के तो विदाउट एक्सेप्शन सारे याद कर डालो भाई, है ना। एच का देखो 1 होता है, 1.008 लिखा है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सारे पॉइंट में ही मिलते हैं, सबके एवरेज एटॉमिक मास कहीं ना कहीं हम निकाल के रखे होते हैं। तो फिलहाल इसे 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिखाने लिए दिखा दिया कि हाँ इस तरह के डेसिमल में भी मासेस होते हैं, ठीक है, बट हाँ मैंने सबके राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, तो आपको यही यूज करने हैं। तो H का 1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 11 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 है, सिमिलरली ऑक्सीजन का 16, काफी काम आएगा बार बार, F का 19 है, नियॉन का 20 है बेटा, और सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27 होता है, सिलिकॉन 28 है, फास्फोरस 31, सल्फर का 32 है, क्लोरीन 35.5, एवरेज एटॉमिक मास है ये, ठीक है। आर्गन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 है, और कैल्शियम का क्या है, फिर से 40 है। अच्छा एक चीज बताओ, है ना, अब पढ़ के आए होगे 9th क्लास में, ठीक है, 10th में भी कभी कभी फिर से वो बात आई होगी। आर्गन और कैल्शियम का सेम एटॉमिक मास है, तो सेम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं भाई, आइसोबार्स कहलाते हैं, है ना। और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट तो क्या कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और
ट्रिटियम, जिनके मास 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है। ये छोटी छोटी बातें फिर से सब याद करनी है, फिर से सब रिकॉल करना है, ठीक है। तो कैल्शियम तक का मास तो 1 to 20 विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे रट्टा मारो, 2 2 3 दिन में प्रैक्टिस कर डालो। उसके बाद आयरन का बहुत ज्यादा काम आएगा इसलिए लिख दिया। तो आयरन का 56 ले सकते हो, 55.85 एग्जैक्ट है, बट 56 लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर का 108 ले लो, 108 ले लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 107.9 है। सिमिलरली गोल्ड है AU 197 ले लो। कॉपर का 63.5 आपको याद रखना है। जिंक का भी याद करो लगे तो 65.4। तो मतलब एक्चुअली मैंने मतलब जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें ये ज्यादा देख रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा भाई इनको उठा लेते हैं, यहाँ से किडनैप कर लिया हमने, ठीक है। समझ में आया, तो उठा के रख दिया। तो ये सारे अभी लिखो, अभी के अभी लिखो भाई, प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि नहीं स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में काम है। भाई स्क्रीनशॉट वाली इंस्टाग्राम वाली दुनिया से बाहर आ जाओ, अगर 11th में अच्छे से पढ़ना है तो, है ना, वरना लास्ट में फिर से वही रिग्रेट होगा कि यार काश हम स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते। देखो किसी ने कहा रिपीटिशन द मदर ऑफ लर्निंग, तो कोई भी चीज अगर आपको टफ लगे, जरा सा भी टफ लगे, तो उसका स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है उसको हम लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो अब कहने का हम क्या बोल रहे थे कि अगर हमें मोल कंसेप्ट समझना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 20 एलिमेंट याद कर लेने चाहिए, है ना, और उनके मासेस याद कर लेने चाहिए। अब इसका फायदा कहां होगा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई होता क्या है, कभी भी जैसे मुझे अगर मान लो मोल्स निकालने हैं, मान लो कोई गिवन अमाउंट है और मुझे उससे मोल निकालना है, तो मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, अगर एलिमेंट है नॉर्मल तो एटॉमिक वेट, या फिर अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के केस में है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लगा दूं वहां पे ना, वहां पे मॉलिक्यूल्स ले लें, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर वेट। बस मेरा नहीं आ रहा है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, क्या फायदा है मोल कंसेप्ट पढ़ने का। अब सपोज करो मैं एक पीस ऑफ आयरन ले लेता हूं, ठीक है, छोटा टुकड़ा ले लिया किसने आयरन का और बिल्कुल प्योर है, और कोई पूछे बताओ उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, कितने एटम्स है आयरन के, आप चुटकी में निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। इनफैक्ट उसके नंबर, उसके उन उस पर्टिकुलर पीस ऑफ आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन ये भी निकाल लो, कितने प्रोटॉन ये भी निकाल लो, कितने न्यूट्रॉन है वो भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। बात समझ आ रहा है, तो ये फायदा है। कैसे करेंगे वो सब मैं दिखाता हूं। देखो सपोज करो क्वेश्चन रैंडम ले लेते हैं मन से बना के, सपोज करो फाइंड आउट, लिख लो बेटा, लिखते चलो, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स, या पार्टिकल भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम, एटम ही लिखो यार, पार्टिकल लिखो, ठीक है, लिख सकते हो कोई, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। बोले भाई आपके पास एक कार्बन का टुकड़ा है, प्योर कार्बन है, कोई कार्बन कुछ भी ले लो, कोल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, एक कोयला दे दिया आपके हाथ में बड़ा सा, 100% प्योर कार्बन मान लेट से, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा, ऐसा होता नहीं क्योंकि जनरली इंप्योरिटीज तो होती ही, इंप्योरिटीज होती है भाई, ठीक है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इज 60 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 60 ग्राम के कार्बन का कोई आपको पीस दिया गया बल्क में, और आपसे पूछा कि उसके अंदर कितने एटम है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। देख लो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। तो एन जो है, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन। तो नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। तो गिवन वेट कितना था, हमने लिया है 60 ग्राम, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12, कार्बन कितना होता है मास 12, कितने आ गए 5 मोल आ गए भाई, कितना आ गया आपका 5 मोल, ठीक है। अब हमें पता है प्यारे बच्चों कि एक मोल में कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 20, तो 5 मोल में कितना हो गए, तो भैया फॉर 5 मोल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट, एन नॉट क्या है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग शायद यही होगा 30.11 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। एंड देखो भाई अगर हमने एग्जैक्ट मास लिया है तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे, ना इधर ना उधर। क्लियर हुई बात समझ में, कैसे हम मतलब इस्तेमाल कैसे करना है इस कंसेप्ट का, आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा पिक्चर कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन, एंड नॉट ओनली नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, हम उसके आयंस भी निकाल सकते हैं भाई। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है और आयनिक कंपाउंड था, ठीक है, तो उसके हम मॉलिक्यूल भी हम कैलकुलेट, या हम सॉरी उसके आयन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं भाई, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए,
और रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं मन से बना के। फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस, फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस इन 5.85 ग्राम ऑफ Na, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो आपको NaCl का एक मास दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया गया कि उसका क्या बताइए, क्या बताना है, ठीक है, उसमें हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है। कितना लिया हमने मास, तो मास कितना लिया हमने, मास ऑफ NaCl कितना लिया है हमने, मास ऑफ NaCl जो हमने लिया है दैट इज 5.85 ग्राम ले लिया। अच्छा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, बोलो भाई, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा NaCl का। बेटा देखो Na का मास कितना है, बोलो भाई, Na का मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, सॉल्व होके क्या आ जाएगा 58.5। क्लियर हो रही है, तो NaCl का मास कितना क्लियर हो, कितना आ गया 58.5 आ गया भाई, बोलिए कितना आया 58.5। तो देखो क्वेश्चन देने से पहले मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे आंसर क्या लाना है इसका। देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स होता है n विच इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 5.85 अपॉन 58.5, दोनों नंबर में क्या डेसिमल का ही फर्क है, आंसर क्या आ जाएगा 0.1 मोल। कितना आ गया 0.1 मोल। तो बेटा हमें पता है एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वॉट, है ना, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल NaCl एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल होगा भाई। तो इतने मोल में कितना होगा, तो फॉर 0.1 मोल क्या हो जाएगा, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवोगाड्रो नंबर से 0.1 को, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या 23। तो देखो 0.1 का मतलब होता है 1/10 भाई, ठीक है, तो 1/10 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से 10 कम कर देते हैं, कितना आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का क्या कर देंगे अब 22 कर देंगे भाई। इतने क्या हो गए मॉलिक्यूल, क्या हो गए इतने मॉलिक्यूल्स हो गए NaCl के। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आती है हाँ या ना, क्या हमें इतनी बात समझ में आता है। अब यहाँ देखो एक NaCl में बेटा, एक NaCl में कितने आयन, दो, एक Na पॉजिटिव और एक क्या है Cl नेगेटिव, ठीक है, एक NaCl में दो आयन होते हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इतने सारे NaCl में कितने आयन होंगे भाई, ठीक है, वन मॉलिक्यूल इक्वल टू कितने हो गए 2 आयंस, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है 2, तो भाई इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी ये नंबर हो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आदत रनिंग हैंड की होती है कि 6.022 20/23, भाई जब यहाँ पे 22 कर लिया है कैलकुलेट करके, यहाँ भी वही लिखना, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.044 इन 10 की पावर 22 आयंस। क्लियर है भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, 0.1 मोल था तो 0.2 मोल आयन होंगे इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो खुद चाहो तो खुद से सॉल्व करके देख लो भाई, खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर है सभी बच्चों को, बोलो भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जहां पे कुछ अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स वगैरह की बात कर लेंगे, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। चलो लेट अस टेक फाइंड आउट, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 लीटर ऑफ, ठीक है, 1 लीटर ऑफ पानी भाई, ठीक है, पानी के 1 लीटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मजा आएगा क्वेश्चन करके, जो पहली बार मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे उन्हें तो और अच्छा फील आएगा कि भाई अच्छा भाई पानी में भी इलेक्ट्रॉन गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं भाई, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो लेट अस हैव सम फन विद केमिस्ट्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml। अब 1000 ml तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम है ना, ये कौन सा मास है, मास नहीं तो मोल नहीं है, मास नहीं तो मोल नहीं निकलेगा, तो इसको तो मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर में होता है 1000 ml, कोई बात नहीं। आप सभी को ये बात पहले से मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर
इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर ml, या फिर आप लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आजकल ग्राम में सिर्फ जी ही लगा देते हैं हर जगह, जी ही लगाओ, है ना, ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, या फिर 1 ग्राम पर ml लिख लो। तो अब मास कितना होगा, मास निकाल सकते हो, है ना, आपने बचपन से पढ़ते आए हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा, डी इंटू वी। एम इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम, है ना, डेंसिटी क्या है आपकी, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है आपका 1000 ml, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो ml से ml क्या हुए, कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 1000 ग्राम, आंसर आ गया आपका 1000 ग्राम आ गया। क्लियर हुई बात। तो 1000 ग्राम हो गया, यानी कि 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम। देखो पानी में क्या है, चूंकि उसकी डेंसिटी 1 है बेटा, तो जितना भी ml में मिले उतने वो ग्राम में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो गया। बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख दो कि पानी में सिंस डेंसिटी इज 1, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। जय माता की कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मास आ गया 1000 ग्राम, तो भैया अगर मास आ गया है तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट तो 1000 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H2O का। वाटर क्या होता है भाई, वाटर होता है H2O। H2O का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 प्लस O का होता है 16, क्या हो गया भाई 18 ग्राम पर, है ना। जैसे मास आ गया यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास आ गया 18 ग्राम पर मोल, तो यहाँ लगा दो 18। तो 1000/18 करेंगे तो आंसर जो आता है वो आता है 55.55, है ना। इतने मोल्स हो गए किसके, वाटर के। वाटर यानी कि H2O के इतने मोल आ गए। अच्छा, एक मोल में आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, यानी कि n नॉट होता है। ठीक है, अब इतना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। हम लिखते हैं नंबर ऑफ H2O कितना हो गया, नंबर ऑफ H2O सिंपल सी बात है 55.55 इंटू एन नॉट, ये नहीं तो होगा भाई। नॉट का मतलब क्या है एवोगैड्रो, कई बार जब जेई वेई के न्यूमेरिकल जब देखोगे या नीट के न्यूमेरिकल देखो तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन देगा वो, है ना। प्यारे बच्चों, दे आर नॉट गोइंग टू सी योर कैलकुलेशन स्किल, वो तुम्हारा कंसेप्ट देखेंगे, तो जनरली ऐसे भी ऑप्शन वहां पे मिलेंगे। कई बार तो और तगड़े तगड़े आंसर दे, मतलब मिडिल ऑफ द कैलकुलेशन में आंसर दे देगा आपको, जरूर नहीं कि पूरा निकाल के देगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब हमें तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन, हमें क्या काउंट करना था, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने H2O काउंट कर लिया है तो हम पर H2O अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जान जाएं तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें कितने हैं। तो देखो भाई, H2O को ध्यान से देखो, H में होता है 1 एटॉमिक नंबर, है ना, H का 1 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, क्योंकि 2 एटम है तो 2 हो गए। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर है 8, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे भाई, ठीक है। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है पर मॉलिक्यूल, यानी कि पर मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सॉरी 10, पर मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो भाई अगर 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 55.55 n नॉट H2O क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 55.55 n नॉट, है ना। सिंपल सी बात है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसमें n, मतलब इसमें 10 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, 10 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 555.5 इंटू n नॉट। अब n नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। आपको बहुत अच्छा लगता हो मल्टीप्लाई करना बेटा, आप इसको कैलकुलेटर से या अपने हाथों से भी कर सकते हैं, बड़ा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है। आई होप कि मजा आ रहा होगा। अगर जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं मोल कंसेप्ट, तो जरूर उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो एंजॉय किया होगा, ठीक है, ऐसी हम आशा करते हैं। बाकी तो जितना आप लोग पढ़ेंगे उसके हिसाब से समझ में आएगा आपको, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। चलो कुछ बुक से मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल उठाने की, आपको करवा देने की, ठीक है। चलो कुछ अच्छे से बेसिक से न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, ठीक है। पहली क्लास है आज, मतलब जो 11th क्लास को या पढ़ना चाहिए, तो ऐसे न्यूमेरिकल रखेंगे जिससे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाए, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े जेई नीट के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप्स या जो मतलब
प्रदीप में होते हैं या फिर जो ICSE वाली बुक है जो न्यूटन वगैरह, उसमें जो है उस तरह के न्यूमेरिकल अपने लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार इसको पक्का जब आप कर लो तब आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी वाली किताब उठाओ और जय माता दी कर दो भाई, सारे न्यूमेरिकल एक लाइन से लगा लेना। ठीक है, बट हाँ, इस वीडियो में जो कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर लिया, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप नरेंद्र अवस्थी की भी किताब उठाओगे और उसमें पहले कुछ पढ़ने की जब न्यूमेरिकल्स करोगे, बिलीव में बेटा बड़े आराम से फ्लॉलेसली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, बट हाँ, उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपको याद करने पड़ेंगे, फिर आप बड़े आराम से वो न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ना जेई टफ है ना नीट टफ है, बात है अगर हम सिस्टमैटिकली पढ़ें और है ना, और हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाएं और कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में फिक्स करते चले जाएं, तो बड़े आराम से हम कोई भी कंपटीशन निकाल लेते हैं। देखिए, जिन भी बच्चों ना लास्ट में कंपटीशन नहीं निकलता, कहीं ना कहीं वो अपने मन में जानते हैं कि हमने पूरे साल बहुत सारी मस्ती की। वो मन में जानते हैं, भले वो सबके सामने रोएंगे धोएंगे, उनको बुरा या ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को बता नहीं सकते ना भाई कि कितनी मस्ती की है। तो बट हाँ, अंदर कहीं ना कहीं हम एक गिल्ट लेके चल रहे होते हैं कि यार काश मैं पढ़ लेता, या काश मैं अपने उस दोस्त की तरह कर लेता जो दिन रात घर में छुप के पढ़ रहा था। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, क्लास में बिल्कुल 95 ले आएंगे अचानक से, तो किसी पार्टी में नहीं दिखते हैं तुम्हें, तो वही है जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो पार्टी तो फिर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इधर उधर जो आप अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये 2 साल आप कुछ ऐसा करो कि आपको अपना गोल मिल जाए। एक बार अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए तो बिलीव मी बेटा बहुत फर्क है। कोई बच्चा जो छोटे छोटे कॉलेज से करेगा, ठीक है, यहाँ जहाँ पे मतलब क्या बोलूँ, जहाँ पे एक अच्छा ग्रुप नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे ना तो पढ़ाई आपको अच्छी मिलेगी, ना ही आगे आपको एक अच्छा सैलरी मिलेगा, है ना। आप समझ लीजिए कि एक बच्चा जो IIT से निकलता है, ठीक है, उसका मिनिमम पैकेज आज 20-35 लाख का मिल रहा है उसको, मिनिमम मिनिमम, है ना। या IIT का जो बैक बेंचर भी होगा वो भी चलते फिरते 2 बटन खोल के 15 लाख का पैकेज निकाल लेगा। लेकिन जो बच्चे आज नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, उन्हें 4-5 लाख का पैकेज भी नहीं मिल रहा है भाई। ठीक है, तो फिर ऐसा बीटेक करने से कोई फायदा नहीं है, उससे बढ़िया तो भाई अपने माँ बाप के पैसे ना ही खराब किए जाएं। तो बात ये, अगर करना है तो बहुत अच्छे से करो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो चलो भाई, ये सब लेक्चरबाजी चलते रहेगी पूरे पूरे साल, पढ़ते थे थोड़ा सा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है, चलो तो एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं बुक से। चलो भाई, जय माता की। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या लिखो, फाइंड द कर लो उसको, मॉलिक्यूलर मास, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, है ना। आई होप सभी को फॉर्मूला मालूम है ग्लूकोज, क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। एंड कैलकुलेट, एंड कैलकुलेट द मास, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इट, एंड कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ। ठीक है, तो भाई मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ग्लूकोज का, और ठीक है, एंड एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। एक मॉलिक्यूल का मास वो भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी हम बेसिक फंडामेंटल सब सिखाएंगे। तो देखो, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास कैसे सीखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बन का मास होता है 12, 6 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 एटम है। ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो देखो भाई, 12 6 जा कितना होता है 72, 12 1 जा 12, है ना, और 16 6 जा 96, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180, है ना, यू 180 यूनिफाइड मास। अब बात करते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ इट। एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालें, है ना, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालें। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं छोटे से कंसेप्ट की ओर, उसके बाद फिर वापस आके इसी स्लाइड पे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कंसेप्ट क्या है बेटा, आपको समझना है। देखो, सपोज करो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है, मान लो, या फिर हम ले लेते हैं हीलियम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, या नाइट्रोजन ले लेते हैं, या क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं। या मान लो आर्गन ले लिया, या कोई बॉल, पोटेशियम या फिर कैल्शियम, या मान लो तुम लोग कोई मॉलिक्यूल ले लो, जैसे CO2 ले लो, या मान लो NH3 ले लिया, मुझे मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो अब इनका मास देखते हैं क्या है। इनका मास है भाई 1U, इनका एटॉमिक मास क्या है 4U,
इसका एटॉमिक मास क्या है 3u, इसका एटॉमिक मास क्या है 14u, निकल का मास कितना होता है 35.5u, आर्गन कितना होता है 39, पोटेशियम कितना होता है, सॉरी माय बैड, एक मिनट, ठीक है, आर्गन कितना होता है 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। अब CO2 का क्या होगा, एटॉमिक मास तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास भाई, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। अब CO2 है तो 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, 12 और 32 कितने हो गए भाई 44 है ना, इसका कितना हो गया 44u। और सिमिलरली अमोनिया कितना हो जाएगा 14 + 3 कितना हो गया 17u। अब मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ देखो, अब मैंने इतनी सारी लाइनें क्यों बनाई, देखो बात में बस इतना समझाना चाहता था कि भाई किसी भी एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक मास या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अगर मैं उतना ही मैं ग्राम ले लूं, जैसे मैं हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले लूं या मैं हीलियम का 4 ग्राम ले लूं, ऑक्सीजन का भाई 16 ग्राम, नाइट्रोजन का मान लो 14 ग्राम, सिमिलरली 35.5 ग्राम कर लूं इसको मैं कन्वर्ट, ठीक है, मतलब देखो यू अलग है और ग्राम अलग, लेकिन अगर मैं एक रिलेशन है बेसिकली, अगर मैं इतने ही ग्राम ले लेता हूं तो क्या होगा, की बात हम करने जा रहे हैं कि 49 ले लो ग्राम, 39 ग्राम ले लो, 40 ग्राम ले लिया है ना, ये भी 40 ग्राम ले लिया, या फिर इसका 44 ग्राम ले लिया, इन भाई साहब का 17 ग्राम ले लिया, तो क्या होगा, होगा क्या, तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास या किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में, मतलब उतना ही अगर आप ग्राम ले लें, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे, बट हाँ, और अगर मैं उसी नंबर का सेम ग्राम ले लूं, तो एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन क्या कहती है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ये सब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो ग्राम एटॉमिक मास एटम का या फिर मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर हम ले लें, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, ये सब जितने भी मास आपको दिख रहे हैं ना, ये सब किसके बराबर हैं, ये सब बराबर हो जाते हैं, किसके बराबर हो जाते हैं, ये सब बराबर हो जाते हैं 1 मोल। बात समझ में आ रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में क्या होगा 1 मोल होगा, यानी 1 मोल में क्या होगा 6.022 into 10 to the power, तो एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है भाई, जितना मास है उतने ग्राम ले लो और वो 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, और 1 मोल में उतने एटम हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है यार भाई, देखो हमें ग्राम और नंबर ऑफ एटम में रिलेशन मिल गया। कभी कल को हमसे कोई पूछ ले कि कार्बन के एक एटम का मास बताओ ग्राम में, तो हम चुटकियों में कैलकुलेट कर लेंगे इस कंसेप्ट से, कभी हम क्वेश्चन हमें इससे पहले हम करने जा रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है या फिर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है, और 1 मोल में फिर उतने ही एटम या फिर उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। तो किसी भी एलिमेंट का मास अगर आपको पता है तो फिर हम उसके 1 मोल में कितना होगा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है बातें, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन में चलेंगे, देखो है ना, इसको समझ लोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो जहां जहां पे कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे प्यारे बच्चों को दिक्कत ना आए। तो क्वेश्चन ले रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ, ठीक है, फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना, कार्बन इसका मतलब आइसोटोप 12 वाला है, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। तो कार्बन मतलब C12 कार्बन वाला जो एटम है, ठीक है, जो C12 आइसोटोप है, उसके एक एटम का मास ग्राम में निकालना है, बताइए भाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है कार्बन है, क्या पता है कार्बन का मास हमें पता है कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, है ना, ये बात हमें पता है, एटॉमिक वेट हमें पता है कि 12 यू होता है, या फिर हम उसे 12 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो भाई देखो क्या करना है, सिंपल सी बात ये है, हमें पता लगा कि 12 ग्राम में हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा भाई, हमें ये पता लगा कि 12 ग्राम में क्या होता है, हा? हमें पता लगा 12 ग्राम में होता है 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, है ना। तो कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन का अगर हम 12 ग्राम लेंगे 1 मोल हो जाएगा, और उसके अंदर कितने एटम होंगे, देखो भाई मुझे क्या मिल गया, मुझे एटम्स और ग्राम में एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो इससे मैं अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन निकाल लूंगा भाई, सिंपल सी बात है ना।
तो एटम और ग्राम में क्या मिल गया, हमें रिलेशन मिल गया। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, अपनी चीजों को क्लियर कर सकता हूं। तो कैसे होगा, देखो भाई, देखिए प्यारे बच्चों, होगा क्या कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना, 10 की पावर क्या 23 एटम का मास होता है 12। ठीक है, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एक एटम का मास। तो अगर इतने एटम का मास 12 ग्राम है तो एक एटम का मास क्या होगा, एक एटम का मास क्या होगा 12 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर व्हाट 20। क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर भाई ये क्लियर है तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, सॉरी माय बैड, अरे मैं क्या ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो ये 23 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा -23 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर 6 होता तो आंसर आता 2। 6 से थोड़ा ज्यादा, वो भी फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 0 है, तो आंसर लगभग लगभग क्या होगा 1.9 समथिंग, और समथिंग हम लिखेंगे ही नहीं, लो भाई खत्म कहानी। तो 1.9 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, और आपका ये आंसर। तो हमने क्या निकाल लिया, कार्बन के एक एटम का मास हमने किसमें निकाल लिया, ग्राम में निकाल लिया। इस क्वेश्चन को नोट कर लो भाई, है ना। अब इसको समझने के बाद आप उस क्वेश्चन को वापस जाएंगे, तुम लोग खुद से निकाल लोगे भाई। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट है तो ही हम ऐसा कर पाएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो भी हम ऐसा कर पाते हैं, है ना। अगर CO2 भी होता तो भी हम उसके हिसाब से मैनेज कर लेते। बात समझ में आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें मॉलिक्यूलर मास देख लेना है और उस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम ग्राम में लगा दो, और उसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल हो जाता। समझ में आ रही बात। चलो अब वापस चलते हैं उसी प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। अब इसे खुद से सॉल्व करेंगे सभी, ठीक है। तो कैलकुलेट, तो मास तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, है ना। क्या निकालना था, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा भाई, देखो 180 का मतलब क्या है, इतने ग्राम पर मोल। देखो भाई सिंपल सी बात है कि 180 ग्राम अगर मैं ले लूं, 180 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है 180, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा प्यारे बच्चों, फिर से बताओ, है ना। क्या होगा वन मॉलिक्यूल का मास, भाई सिंपल सी बात है 180 ऊपर, नीचे क्या आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर व्हाट 23। तो देखो 10 की पावर 23 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा -23 हो जाएगा। ठीक है, और ग्राम में है, यहाँ पे 6 होता तो 30 आता, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ना मैं थोड़ा सा कम कर दूं 29.9, लगभग लगभग इसका आंसर। थोड़ी सी मेंटल में, थोड़ी सी कैलकुलेशन, है ना, मेंटल वाली या अप्रोक्सीमेशन वाली दिमाग में मोटी गणित करना आना चाहिए। क्लियर है भाई, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक्टिविटी बनेगी तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा भाई। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, तब तक मैं एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल ढूंढता हूँ आपको कराने के लिए। ठीक है, फटाफट से देख लो भाई, फटाफट से इसको कर लेते हैं। चलो तो ठीक है, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। अच्छा सा क्या, अभी तो खैर बेसिक बेसिक से कर रहे हैं ताकि कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए ना भाई, तो फिर हल्का क्या और भारी के हम सारे न्यूमेरिकल हाँ बना देंगे। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कई बार ये क्वेश्चन मैंने कई सारे स्कूल्स के एग्जाम्स में देखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले करा रहा हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि भाई पेपर जब जो पढ़ोगे उसमें से पेपर आ जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम भी कोशिश करेंगे जो पढ़ाएं उसमें से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा कंटेंट मिले और आपके चेहरे पे बड़ी बड़ी स्माइल आए, भाई ये तो मैंने पढ़ा था। ठीक है, चलो तो 152 EMU ऑफ हीलियम है और थर्ड पार्ट है इसका 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है ये। तो 52 मोल ऑफ क्या हीलियम है, 52 मोल्स है। पहले इसको निपटाते हैं। निकालना क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम निकालना, 52 मोल दिए हीलियम के भाई।
ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में होता है कितना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम होते हैं, तो 52 मोल में कितने होंगे, सिंपल सी बात है, 52 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 की पावर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 52 एन नॉट, अगेन वही वाली बात कि भैया कंसेप्ट देखेगा वो, है ना, सिंपल सी बात है, 52 को मल्टीप्लाई करो, 52 मोल्स है ना भाई, 52 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, 52 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा, 52 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, क्या आ जाएगा भाई, बोलो भाई। अच्छा, करना भी चाहो तो यही आंसर आएगा 3.131 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 समथिंग लाइक दैट, एक बार इसको चेक कर लेना, मुझे लगता है यही आंसर इसका आना चाहिए। क्लियर हो रही बातें, बोलो भाई। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, कई बार जो जेयू नीट के न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें लगभग यही लिख देगा वो, ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा, यू आर नॉट गोइंग टू चेक योर कैलकुलेशंस, सीधी बात तो ये है। अब अगर मान लो हमें ये करना हो 52 AMU ऑफ हीलियम है मान लो, ठीक है, 52 AMU ऑफ हीलियम वाला क्वेश्चन करना है, 52 AMU का मतलब क्या है, वो एटॉमिक मास वाली बात हो गई हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हीलियम का मास होता है 4 AMU, तो आप खुद समझ जाओगे कि 52 AMU में कितने एटम होंगे, सिंपल सी बात देखो यार, तो 4 AMU समझ में आ रहा है, 4 AMU इक्वल टू 1 एटम, तो 1 AMU में कितने एटम होंगे, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखो यूनिटरी मेथड निकालना लगाना आना चाहिए, 1 AMU कितने एटम होंगे 1/4, कितने AMU है ये 52 AMU है ना, 52 AMU में क्या होगा 1/4 इंटू 52, तो सिंपल सी बात है 13 एटम्स हो, क्लियर है, 13 आ गया यार, तो मतलब सिंपली दिख ही रहा था, एक हीलियम का एटम 4 AMU होता है, तो 52 में कितना होगा, 52 डिवाइड बाई 4 कर दोगे 13 आ जाएगा, सिंपल सी बात, क्लियर है। ठीक है, मेंटल मैथमेटिक्स जिसकी तेज है ना भाई, उससे तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यूनिटरी मेथड है, जो बचपन में पढ़ते थे ना कि एक पेंसिल 4 रुपए की, 10 पेंसिल कितनी, या 20 पेंसिल 80 रुपए की, तो 5 पेंसिल कितने की, वही सारी कहानी है यार इसमें, है ना, यूनिटरी मेथड है, इसको यूनिटरी मेथड आता है, बड़े आराम से क्वेश्चन करेगा, बड़े आराम से भाई। 52 ग्राम ऑफ हीलियम है भाई, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, देखो पहले ग्राम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो भाई, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट, हीलियम का मास होता है 4, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है, 13 मोल है, तो 13 इंटू 6.022 टू 10 की पावर क्या हो जाएगा 23, अब मैं तो भाई सिंपली यही लिखूंगा 13 इंटू नॉट, अब आप खुद से सॉल्व कर लो भाई, 13 इंटू एन नॉट इसका आंसर होगा, खुद से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो खुद से करो यार, ये भी मुझसे करवाओगे, ठीक है, क्लियर है सारी बातें, बोलो भाई, आई होप इट इज क्लियर, चलो ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स आपने कर लिया, कैसे एटम निकालते हैं, आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल ले लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम बाकी कंसेप्ट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कैलकुलेट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 0.5 moles of H2SO4, 0.5 mole of H2SO, ठीक है, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। अब देखो यार हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इसके कई तरीके, पहली बात तो इस क्वेश्चन करने का कई सारे तरीके में हम सॉल्व कर सकते हैं, पर सिंपल सी एक बात तो ध्यान रखो, एक बात आपको समझनी चाहिए, 0.5 मोल है किसका है H2SO4, यार एक बात बताओ, अगर मैं H2SO4 का, ध्यान देना, अगर मैं 1 मोल लूंगा तो क्या उसमें 1 मोल H2SO4 में, है ना, 1 मोल अगर इसका है, क्या इसमें 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम नहीं आएंगे, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे भी देख सकते हो उसको, रैंडमली देख लो उसको, ठीक है, सामने सामने दिख रहा है भाई, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 1 मोल में 4 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे या नहीं होंगे, आप बताओ, ऐसा होगा। अच्छा, हमें कितना गिवन है 0.5 मोल, सही बात है, तो 0.5 मोल में
सिंपल सी बात है, 4 का आधा कितना होता है? 2 मोल। सर ये क्या है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं यार। 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। ट्रिक बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कई तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए भाई। तो भाई 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, होंगे नहीं होंगे? आधे मोल है तो 2 मोल हो गया। मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो यार, ठीक है, 4/2 कर दोगे तो 2 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर 1 मोल में 4 मोल है तो 0.5 मोल में कितने होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन। तो भैया 2 मोल ऑक्सीजन कितने होंगे? 1 मोल में कितना होता है? 6.022, है ना। तो 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इन 10 की पावर 3, ठीक है। तो भैया 2 मोल है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.022 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू 10 की पावर। इस तरह से भी कर सकते हो, और भी तरीके हम कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा पूरा पहले इसका मास निकाल 98, फिर इसके मोल निकाल लें, मोल तो ऑलरेडी गिवन है, मोल से पहले हम मास निकाले, है ना। बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं, बट मुझे जो सिंपल लगा मैंने वैसे किया। और हर तरह से करना, हर तरह से दिमाग चलाना हमारे बच्चों को आना चाहिए, तभी जाके भैया नैया पार होगी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस, ठीक है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट्री में ये सब चीजें जब आप कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स और आते हैं, जैसे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, या फिर लिमिटिंग रीजेंट के कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबके एक एग्जांपल आज मैं ले लूंगा, फिर उसके बाद हम करेंगे मोलारिटी और मोलालिटी, फिर थोड़ी सी नॉर्मेलिटी की बातें होंगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, देखो कि समझ जाओगे तुम लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसे मान लो भाई, जहां पे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए जाएं किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के, हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे सपोज करो मैं बेंजीन पढ़ूं, तो बेंजीन क्या हो जाएगा? C6H6। अब इसका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशो ले लूं, क्या हो जाएगा? CH। तो CH जो सिंपलेस्ट रेशो होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक CH क्या है बेटा? का क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। CH क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। और ले लेते हैं, मान लो एग्जांपल, मान लो हमारे पास है C2H6, ये क्या है? मान लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, मान लो इथेन का है, ठीक है। तो इसका अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला जानना है तो क्या हो जाएगा? CH3 क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रीड कर रहे होते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो, बात खत्म, ठीक है। अब अच्छी सी लाइन एनसीईआरटी से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई? आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन भाई क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये क्या है हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? ये क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो होता है। क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है भाई? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या? एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल्स हमें कर लेने चाहिए, तो जो एनसीईआरटी में गिवन पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। फटाफट से अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी उठा लेते हैं भाई। एनसीईआरटी जरूर करना है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ूंगा और एनसीईआरटी छोड़ दूंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं किया तो फिर एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाएगा, पहले बता देता हूँ। यही हमारा ग्रंथ है, यही हमारा बाइबल है, और सही बताऊं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिटन बुक फॉर केमिस्ट्री। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो मेंस भी पहुंचा देगा, ठीक है, बड़े आराम से यार। तो कंपाउंड क्वेश्चन लिख लो, फटाफट फटाफट लिखते चले भाई, ये मत सोचे कि कौन से पेज पर है ना। ये जो स्क्रीनशॉट और ये सब क्या बोलते हैं, ना लिखने की आदत है ना बेटा, इसको दूर करो। तो कंपाउंड कंटेन्स, क्वेश्चन है 4.07% हाइड्रोजन। क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, रीड करें, गिवन क्या है? कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन है। फिर वो कहता है 24.27% कार्बन गिवन है। फिर वो और आगे बोलता है एंड 71.65% क्या गिवन है? क्लोरीन गिवन है, ठीक है। और फिर वो ये कहता है इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, ठीक है। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।
ठीक है। अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से निकालना सिखाऊंगा भाई। देखो पहले तो एक दो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको याद रखने हैं। वो स्टेटमेंट क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल के लिए ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल के दो स्टेटमेंट बताता हूँ। दो बात याद रखना जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, इफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स are given, if percentage of elements are given, we can calculate empirical formula। पहली बात तो ये can calculate empirical, ये बात आप कहीं पर नोट में कहीं लिख लो, ठीक है। अगर एलिमेंट के परसेंटेज जैसे यहाँ पे गिवन है, वो गिवन है, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बड़े मजे से निकाल सकते हैं। पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है, फर्दर इफ molecular weight is also given, further if molecular weight is also given, okay, then we can calculate molecular formula also, ठीक है। तो फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर परसेंटेज गिवन है एलिमेंट्स के, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर उसमें मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है कंपाउंड का, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। पहले तो ये दो बातें आप दिमाग में फिक्स करिए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। अब हम आगे इस न्यूमेरिकल को करेंगे भाई। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम आगे कर लेते हैं न्यूमेरिकल को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे समझते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आई होप कि आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया हुआ, नहीं है तो वीडियो को हल्का सा पीछे करके भी लिख सकते, ठीक है। लिखना जरूरी, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। लिखते चलो भाई, लिखते। आई होप कि ये सही चल रही है आपकी, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को कैसे एड्रेस करना है, कभी भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दिख जाए ना, सबसे पहले आप एक काम करो, सबका गिवन लिख लो भाई। अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम करो, पूरे कंपाउंड के जो मास को आप मान लो 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है, तो मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम टोटल कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मान लेते हैं 100 ग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब उसमें से H कितना है, 4.07%। बेटा एक बात बताओ, अगर 100 में से इतना होता 4 ग्राम, तो 4% ही तो होती, मतलब अगर 4% है और टोटल मास में अगर 100 ग्राम ले लो, तो 4% 4 ग्राम ही तो माना जाएगा, हाँ या ना, सही बात है, ठीक है। कार्बन जो है कितना हो गया, 24.27। अब परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आया ना, परसेंटेज से भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने 100 ग्राम मान लिया ना टोटल कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन कितना हो गया भाई, 71.65 ग्राम में आ गया। पहला स्टेप ये हो गया कि आप 100 ग्राम मानो टोटल, तो परसेंटेज आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में हो गया भाई। क्लियर हो रही है मेरी बात, परसेंटेज आपका किसमें क्लियर हो गया, ग्राम में कन्वर्ट होके आ गया। जब ऐसा हो गया तो आप इसका ना नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए भाई, मोल निकाल लीजिए। तो 4.07 का 1 पॉइंट कुछ कुछ होता है, 1 पॉइंट मान लो 008 से लेट से लगभग लगभग 4 आ जाएगा, लगभग लगभग, ठीक है। वैसे 4 पॉइंट कुछ कुछ है, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं यार, ठीक है। अब यहाँ पर 24.27 और यहाँ नीचे भी 12 पॉइंट कुछ कुछ है, लगभग लगभग ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। और ये 71.65 है अपॉन क्या है 35.5, इसे भी मैं ऑलमोस्ट अभी 2 मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डेसिमल ले लोगे तो उसके बाद भी आराम सॉल्व है, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसमें हम क्या, इसमें डेसिमल आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा ना, ठीक है, उसको सबसे डिवाइड करेंगे, फिर लगभग रेशियो यही आएगा यही करके देखो। कई तरीके से कर सकते हैं, बट इसी तरीके से फिलहाल आप यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चूंकि आपको पता है किसी भी फॉर्मूले में जो एलिमेंट होते हैं वो एक रेशियो में होता है, वो रेशियो फिक्स होता है भाई, तो यहाँ जो रेशियो आएगा ना वो भी वही होगा। बात समझ आ रहा है, परसेंटेज भी तो वही से फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। मान लो CO2 है, तो टोटल मास कर लेंगे CO2 का 44, फिर कार्बन का मास निकालना, कार्बन की परसेंटेज निकालो, कैसे निकालेंगे 12/41/100। ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे 32/44/100। तो मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मूले में भाई जो एलिमेंट है वो परसेंटेज में है, रेशियो में है। तो ये भी जो मतलब ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो है वो भी तो फॉर्मूले का ही रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अरेंज करूं इसको, तो कार्बन को पहले लिख लेते हैं, मान लो C2H4 और Cl2। फॉर्मूला क्या है नहीं पता, बट भाई रेशियो तो पक्की बात होगी, रेशियो पक्का। दूसरी बात, अच्छा किस हम फॉर्मूला हमारा कहीं तक भी रेज्ड मिल जाए, मतलब कहीं तक भी फॉर्मूला मिल जाए, मतलब किसी भी मल्टीपल में मिल जाए, लेकिन अगर उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे फॉर्मूले के, तो क्या हो जाएगा
भाई वो एम्पेरिकल होगा। तो इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले लेता हूं। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH2Cl। हुआ या नहीं होगा भाई? ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, CH2Cl। बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ में आता है? ठीक है, तो CH2Cl हो गया। अब इसका आप क्या करिए, CH2Cl जो है बेटा ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या हो गया, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। समझ आ रहा है, ये क्या हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुई बात? अब आपको क्या निकालना है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया आपने, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका मास निकालिए। 12 + 1 × 2 + 35.5, क्या हो गया ये? ये हो जाएगा 49.5। ये किसका मास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। अब आप देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास है और मॉलिक्यूलर मास में कितना मल्टीपल का डिफरेंस है। ठीक है, क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में कितने मल्टीपल का डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए वैल्यू निकालेंगे n। ठीक है, n = होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे पहले से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना है, 98.96 अपॉन 49.5 समथिंग था, उस पेज में देख लेना वापस से, लगभग क्या आ गया 2। इसका मतलब कि अगर मैं अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से यही वाला मास दे देगा, यानी कि वही मेरा रियल फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला बना के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = n × EF, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या कहते हो भाई, सही बात है? चलो, तो n कितना आ गया 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था, पीछे से कॉपी कर लो, चीटिंग कर लेते हो थोड़ी सी। CH2Cl क्या हो गया, CH2Cl। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2H4 और Cl2। क्या आंसर हो गया, C2H4Cl2। आंसर हो गया आपका C2H4Cl2। तो ये क्या आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बहुत सारे बच्चे जो एक कॉपी में मतलब एक पेज पे कर रहे हैं, उनको दिख रहा होगा भाई ये तो यहीं आ गया था, फिर हमें इतनी ज्यादा आगे जाने की क्या जरूरत थी। भाई ये तो एक संयोग है, कोइंसिडेंस है कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले दर्शन दे गया। हर बार ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो एक अनसॉल्व क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। ये तो खैर एक अंदर का एग्जांपल था ये सॉल्व। ठीक है, एक अनसॉल्व तुम्हें करवा देते हैं, थोड़ा सा तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई। एक और क्वेश्चन ले लो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का ले लेते हैं। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का एक सॉल्व क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा, थोड़ा सा और आगे जूम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3 करना है, आप अपने एनसीईआरटी खोल लो भाई और 1.3 क्वेश्चन लगा डालो तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है, किसका है ये, एनसीईआरटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन, ठीक है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला, determine the empirical formula of an oxide of iron which has, ठीक है, empirical formula which has क्या है क्वेश्चन, हाँ, which has 69.9% आयरन है 69.9% एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास, है ना, ये फैशन हो गया है आज ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन कहने का। कोई बहुत बड़ा नहीं है ये। कहीं भी अगर आप डाई ऑक्सीजन देखे, डाई नाइट्रोजन देखे, भैया वो वही बात है, O2N2 की बात कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 ही लेना है, दैट आप पर एटम उसकी गिनती कर पाओ। समझ में आ रहा है? भैया देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ठीक है, अब एनसीईआरटी को साइड कर देते हैं, सॉल्व अपने तरीके से करेंगे। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% क्या है, डाइऑक्सीजन बाई मास। क्लियर हो रही है बात? तो क्या करते हैं, फिर से हम सारे कंपाउंड को मान लेंगे 100 ग्राम, है ना, पूरे कंपाउंड को मान लो कि भैया टोटल कंपाउंड कितना है 100 ग्राम है। तो ये जो परसेंटेज वाले प्यारे बच्चे हैं हमारे पास, मास
ये हमें ग्राम में मिल जाएंगे। आयरन हो जाएगा 69.9% था, क्या हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, देखो आयरन है, ठीक है, आयरन कितना हो जाएगा आपका 9.9% की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, बोलो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ग्राम में। और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है कितना 30.1 ग्राम है। अब हम इसका निकालेंगे पहले नंबर ऑफ मोल, सो दैट हमें उसका रेशियो मिल जाए। ठीक है, तो भैया एन निकाल लो। एन कैसे निकालेंगे, आयरन क्या है 69.9 अपॉन 55.85, ये तो याद करना पड़ेगा, है ना, तुम 56 में ले लो कोई दिक्कत नहीं है आयरन का। फिर ये 30.1 है, अपॉन कर दो 16, कर दो भाई जय माता की। इसको कैसे अब निकालो, क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 1.88 और ये भाई साहब आएंगे आपके 1.25, है ना। इतना भी अप्रोक्सीमेशन नहीं कि भैया इसको सीधा 1 नहीं ले सकते ना, ना ही इसको तो हम 2 लिख सकते हैं, फर्क है। अप्रोक्सीमेशन वहां करेंगे जहां पे चल जाता है। ठीक है, तो अगर ये 1.25 है 1.88 है भाई, ऐसे नंबर तो लिख नहीं सकते। अब आप लिखो कि Fe 1.25 O 1.88 तो ये फॉर्मूला तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं, फ्रैक्शन में लिखना अलाउड नहीं, पॉइंट में डेसिमल में लिखना अलाउड नहीं है। तो भाई ऐसा काम करो, इसमें से सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, ऐसी केस आ जाए तो इनमें से सबसे छोटा नंबर देख लो, क्योंकि भाई रेशो में कोई चीज है। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करो, सबसे छोटे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या था 1.25 इन दोनों में, तो हम दोनों ही नंबर को 1.25 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो भाई। देखो यहाँ पर क्या वो ये आ गया 1 और ये क्या आ गया 1.5। 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं, सही बात है, 0.5 को 3/2 लिख लो, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं कि हम लिखें इसको Fe1 और वो लिख दें 3.3 सॉरी 3/2। तो देखो ये फॉर्मूला फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये फॉर्मूला सही है, गलत नहीं, लेकिन हम फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं। तो क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर हट, कोई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा Fe2। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है, तो हम फर्दर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालेंगे। तो भैया यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यही सब कुछ है जो भी इन्होंने पूछा का जवाब में हमारे पास यही है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा आई होप। तो अगर पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया और ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो फिर समझ लो एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाए। तो जब एम्पेरिकल फॉर्मूला का जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको अगला जो टॉपिक समझना चाहिए इस चैप्टर में वो है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई समझो, सपोज करो मार्केट में चीनी है भाई, लेट्स से रैंडम ले लेते हैं वैल्यू 60 रुपए किलो, और मम्मी ने आपको दे के भेजा 40 रुपए, बोले बेटा जाओ 1 किलो चीनी लेके आ जाओ, तो क्या करोगे, 40 रुपए लेकर गए तो क्या करोगे भाई, दुकानदार कहेगा भाई पैसे तो कम पड़ गए, तो फिर होगा क्या, आप चीनी लाओगे तो जरूर लेकिन कम लाओगे, है ना, 1 किलो नहीं लाओगे तो उससे कुछ कम लाओगे, क्योंकि लिमिटिंग क्या था, पैसा। तो जो कम पड़ गया वो लिमिटिंग एजेंट है, जो ज्यादा है मान लो क्या उसकी जगह पे ये भी हो सकता था कि भाई मम्मी 100 रुपए लेके भेज देती तो भी कुछ रुपए ज्यादा पड़ जाता। तो अगर कम है तो कम ले आओगे, ज्यादा है तो उसके हिसाब से बात की जाएगी, है ना। तो लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल लेमैन वाला गंदा सा। सपोज करो घर में ना मम्मी जी ने डिसाइड कर दिया गर्मी आ गई है और जो भी बच्चे शरबत बनाएंगे वो एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे। ठीक है, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब सपोज करो मैं आपको 10 गिलास पानी रख दूं आपके सामने और आपको सिर्फ 4 चम्मच चीनी दूं, तो शरबत कितने बनेंगे, 10 गिलास तो नहीं बनेगा ना, कि जब आप 4 चम्मच यूज कर लोगे तो 4 ही गिलास में यूज कर लोगे, वो जो 6 गिलास बचे ना वो एक्सेसिव रिएजेंट यानी वो एक्सेसिव वाटर है, उसका कोई यूज नहीं है, वो अलग हटा दो आप, प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ 4 गिलास। बात समझ में आ रहा है, इसके वाइस वर्षा कर लो, 10 चम्मच चीनी ले लो, अब पानी लो सिर्फ 2 गिलास, तो शरबत कितना बनेगा, तो 2 ही गिलास बनेगा। क्यों, आप 2 चम्मच डाल दोगे पानी में, एक गिलास में 1 चम्मच, दूसरे गिलास में दूसरा चम्मच, और बच्चे हुए जो 8 चम्मच चीनी ना, ऐसा नहीं कि उसी में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसको साइड कर देंगे, वो एक्सेसिव है। तो बात ये है कि जो चीज लिमिटिंग होगी वो डिसाइड करेगी प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आ रहा है, बोलो भाई। ठीक है, तो चलो अब आप टॉपिक शुरू कर लेते हैं कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है लिमिटिंग, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो
जो रिएक्शन में कम पड़ जाए, सिंपल सी बात है, जो कंपाउंड रिएक्शन में कम पड़ जाए वो लिमिटिंग होता है। ठीक है, जो कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन में कम पड़ जाता है, ठीक है, जो शॉर्ट हो गया, उसे क्या कहते हैं, उसे हम, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द कंपाउंड विच लिमिट्स द रिएक्शन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, विच इज, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू द जो उसका कॉन्सेप्ट स्टोकियोमेट्री है। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो कम है ज्यादा, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो जो रिएक्शन में कम पड़ जाए उसे लिमिटिंग कहते हैं, जो रिएक्शन में ज्यादा पड़ जाए उसे क्या बोलते हैं, एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं। अब इसको ना एक न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं। एक न्यूमेरिकल देता हूँ, मैं समझाता हूँ उसको। देखो सपोज करो मैं तुम्हें एक डेटा दे रहा हूँ, एक डेटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो किसी ने आपको क्वेश्चन दिया, एक में बोलता है कि आपके पास है नाइट्रोजन कितना 50 केजी, कितना है 50 केजी है, आपको दिया गया हाइड्रोजन मान लो 10 केजी दे दिया। अब आपसे दो बातें पूछी उसने कि बताओ कि अमोनिया कितना बनेगा, है ना, क्योंकि N2 और H2 मिलाकर क्या बनता है, अमोनिया कितना बनेगा, है ना, कितना अमोनिया बनेगा, कितना बनेगा अमोनिया, ये पूछ लिया, ठीक है, कितना बनेगा। ठीक है, एंड ये पूछ ले दूसरा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे बेटा वो समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में कहीं ना कहीं गिवन होगा एनसीईआरटी में, तो ही मैंने ये थोड़ा सा कैट लैंग्वेज में लिखा, आशा करते हैं मजा आएगा आपको सीख के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ना इसकी रिएक्शन समझेंगे। N2 प्लस H2 गिव्स क्या, अमोनिया। अब आप सोचो ऐसा रिएक्शन लेके आप आगे बढ़ जाओगे, भाई गलत हो जाएगा। पहले आपको रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है, तो यहाँ पे 2 N है तो यहाँ पर भी 2 N कर लो। ठीक है, अब 2 3 या 6 H है तो यहाँ पर क्या करेंगे, H2 कर दो। समझ में आया, तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे। तो जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, जब रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो हम देखेंगे कि भाई सबका मास का रेशो क्या है। तो यहाँ पे मास का रेशो क्या है, 28 ग्राम मान लो इसको, ये 6 ग्राम मान लो, ये कितना रेशो दिखा रहा है, मतलब कितना मास है इसका, 34 ग्राम। 34 कैसे आया भाई, N14 होता है, H का 1 2 3 3 हो गया, 17 हो गया, 17 × 2 कितना होगा, 34 ग्राम। ठीक है, वो तो तुम लोग निकाल ही लोगे। आई होप कि तुम लोग अब धीरे धीरे सीखने लगे हो चीजें। तो भाई यहाँ से हमें स्टोकियोमेट्री पता, यहाँ से हमें एक रेशो पता लग रहा है कि 28 के लिए 6 चाहिए था। ऊपर हमें नहीं पता ना कि N2 और H2 एक प्रॉपर रेशो में है या नहीं, हमें नहीं पता। हम तो ये निकालेंगे कि भाई कौन ज्यादा कौन कम, कौन सही से दिया गया था नहीं दिया गया था, उसी को हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए था हमें क्या, H2। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक के लिए दूसरा कितना चाहिए इसके हिसाब से निकाल लेते हैं और इसको स्टैंडर्ड मानते हुए। तो ये जो डेटा है ना भाई, ये जो डेटा है ये भाव है मंडी वाला। जब हम मंडी में जाते हैं ना, भाव पूछते सुबह सुबह, तो लोग बल्क में कुछ सब्जी वब्जी लाने वाला काम करते हैं। ठीक है, तो वो जाके पहले पता करेंगे रेट क्या है मार्केट में। ये जो स्टॉक मार्केट वो भी तो भाव देखते हैं, उसी भाव से शेयर लोग खरीदते हैं। तो भाई पहले भाव पता कर लो। तो ये फिक्स प्राइस है ना, फिक्स प्राइस है उस दिन के लिए, है ना। खैर यहाँ तो वहां पर दिन के लिए होता है मार्केट में, यहाँ पे ये हमेशा के लिए होता है। खैर तो ये फिक्स है भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या कहता है, दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। समझ में आ रहा है भाई, वही वाली बात है। जो रिएक्शन भी होती है ना वो भी फिक्स प्रपोर्शन में चलेगी, उसे वो जो एलिमेंट यूज कर रही होती है बनने के लिए वो एक फिक्स प्रपोर्शन में ऐड होता है हमेशा। तो हमें यहां से पता लगा कि 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम H2 चाहिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए क्या चाहिए, 6 ग्राम H2 चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, ऐसे में निकाल सकते हैं ना। ये काम करते हैं, इसको फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप इसलिए करें ताकि जरा नीचे आ जाओ ना, 28 नीचे आएगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा नीचे। हाँ एक काम करते, फ्लिप कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ के लिए। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 ग्राम H2 के लिए क्या चाहिए, 28 ग्राम, एंड ऐसा फ्लिप कर ले रहा हूँ इसको ताकि 6 नीचे चला जाए। तो 1 ग्राम H2 के लिए क्या चाहिए होगा, 28/6 ग्राम N2। ठीक है, कितने के लिए, 1 ग्राम H2 के लिए। अब H2 कितना गिवन है ऊपर, जो मम्मी ने तुम्हें देके भेजा है मार्केट में, कितना दिया है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे H2 कितना गिवन है, 10 kg है। 10 kg को क्या लिख सकते हैं,
10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर फॉर 10 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम H2, क्या कैलकुलेशन आ जाएगी? 28/6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम N2। इतना सॉल्व होकर आएगा कि नहीं आएगा? ये वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 6 को जब सॉल्व करेंगे 28/6 को, 6 4 या 24 होता है, पॉइंट लगा दो, बचा 4, 40 हो जाएगा। 6 6 या 36, फिर बचा वही 6 या 36, ठीक है। तो 4.66 आ गया यहाँ पे आंसर है। 4.66 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम एंड का मतलब ये हुआ कि वह 46.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम N2, और जिसका मतलब ये हुआ कि ये 46.6 kg है N2 चाहिए था। ये वो N2 जो चाहिए था, कितना चाहिए था? 46.6 किलोग्राम N2 चाहिए था, पर दिया कितना गया था? 50 ग्राम, पर 50 kg गया ना, 50 किलोग्राम गिवन था। गिवन कितना था प्यारे बच्चों? 50 किलोग्राम दे दिया था, चाहिए कितना था? ये हमने निकाल लिया 46.6 kg। तो बेटा एक बात बताओ, 46.6 kg चाहिए था, दिया था 50 ग्राम, तो ज्यादा कौन हुआ? N2। N2 ज्यादा हुआ ना भाई, N2 ज्यादा हुआ नहीं भाई, है ना? इतना चाहिए था, दिया कितना? 50 ग्राम, तो ये ज्यादा दे दिया। तो अगर ये ज्यादा है तो कम कौन होगा? ये ज्यादा है तो कम कौन हुआ? H2। H2 यहां पर क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। भाई हमें आंसर मिल गया H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, और मार्क्स मिल गए भाई। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के मार्क्स मिले, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा वो तो पूछा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना था, पूछ ली, पता लग गया। अब और क्या पूछा है उसने? दो बातें पूछी, देखो दो पूछी थी उसने, एक तो ये पूछा था और ये पूछा है ना, ये पूछा था उसने, ये भी पूछा था। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमने बता दिया, H2 लिमिटिंग है। क्यों लिमिटिंग है? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है तो H पक्की बात कम है। अच्छा, तो बोला है कि अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया है ना, बोलो मतलब पूछ रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा बताओ भाई। तो भैया ऐसा है ना, सिंपल सी बात ये है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे? तो भैया देखो एक काम करो, रिएक्शन में जाओ और H2 और इसको कंपेयर करो, रिएक्शन उठा लो वापस से, जो H2 वाला हिस्सा है उसको और जो अमोनिया वाला हिस्सा सिर्फ उसको लिखो। देखो क्या रेशो दिख रहा है, देखो मास में क्या रेशो आता है। तो भाई देखो 3 2 6 ग्राम, यानी कि इसका 6 ग्राम अगर है, यहाँ कितना बनेगा? 30। समझ में आया? अगर 6 ग्राम H2 है और पूरा पूरा यूज हो जाए, प्रोवाइडेड कि सामने वाला N2 भी अच्छे से मिल जाए उसको, भरपूर मात्रा में जितना चाहिए, तो भाई 34 अमोनिया बनाता है। तो क्योंकि N2 ज्यादा है तो उसको उसको कम होने की तो चांस ही नहीं है, तो फिर 6 ग्राम में 34 ग्राम बना। तो 1 ग्राम अगर H2 होता तो कितना बनता? 34/6। कितने ग्राम H2 है अपन के पास? कितने ग्राम H2 है अपने पास बेटा? 34/6 इंटू 10 की पावर, सॉरी 10 इंटू 10 की पावर क्या? समझ में आ रहा है? तो 1 ग्राम H2 के लिए कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉर 10 kg H2, और 10 kg H2 क्या होगा? 34/6 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 56.6 kg। समझ में आई बात? आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, क्लियर है भाई? तो इस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल कर सकते हैं, सवाल को समझना आना चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का मैं बता दूं ये कौन सा क्वेश्चन था, नंबर भी बता देता हूं ताकि आप घर पे पढ़ें तो आप समझ लेंगे उसको आपस से, है ना। और एनसीईआरटी का भी वो देखना कि क्या लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के 1.5, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपका 1.5 है आपका, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम 1.5 है, इसको दिख सकता है आपको यहाँ पे। ये प्रॉब्लम आपको देखना है, कौन सी प्रॉब्लम देखनी है आपको? ये 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 वाली प्रॉब्लम आपको देखनी है, ठीक है। बुक थोड़ा हो सकता है धुंधला दिख रहा हूँ, उतना अच्छे से नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये लाइट उस तरफ नहीं है ज़्यादा। तो 1.5 प्रॉब्लम है अपने एनसीईआरटी में, देख लो सॉल्व वाला, तो देखो तो 1.5 प्रॉब्लम नंबर, इसको सॉल्व कर ले। अच्छा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें एटलीस्ट 1 से 2 बार करें आप, ठीक है। कई बार दवाई जो है सुबह शाम लेना पड़ता है ना। तो वैसे कई बार केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल या फिजिक्स की जो डेरिवेशन होगी उसे 1 2 बार करो आराम से। जब ये दवाई आपको काम करने लगे, मतलब ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाए, तो इसको अच्छा एक चीज मैं पूछूं, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछे
कि कौन सी चीज बच गई और कितना बच गई, कौन सी चीज बच गई और कितना बच गई। तो आप क्या बताएंगे भाई, आप देखो एक्सेसिव में कौन था, तो आपको पता लगा कि नाइट्रोजन जो है 46.6 चाहिए था, आप 50 दिया था तो बच गया ना वहां पे, 50 में से 46.6 kg माइनस कर दो, कुछ 2 पॉइंट कुछ कुछ बच जाएगा। तो अगर ऐसा भी कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। तो सिमिलरली कुछ ऐसा है जो कुछ आप सॉल्व करिएगा होमवर्क में और ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लगा के देखिए 1.24 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 1.24 क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है और अगर आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा भी ठीक काम कर जाए वहां पे, उस समय फ्री मूड में बैठे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होगा, दिस इज माय गारंटी। तो 1.24 बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको आप करें प्लीज। इस क्वेश्चन करने के बाद 1 से 2 बार करने के बाद आप फिर उसको लगा के देखिए, और जब वो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाए तब आप आगे बढ़ें, तभी पढ़ने में फायदा है भाई। बात समझ में आ रहा है यार, तभी पढ़ने में फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर सवाल हो ही नहीं रहे तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं, आपके पढ़ने का फायदा नहीं है, फिर लास्ट में तो गड़बड़ हो ही जाएगी बेटा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ और कंसेप्ट हमें समझने इस चैप्टर में, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की ही बात कर रहा हूं, अभी थ्योरी पे नहीं हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो सीखना है वो है अगला टर्म मोलारिटी, न्यूमेरिकल के लिए। मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म है, तो मोलारिटी को निकालने के लिए जो कि कैपिटल एम से डिनोट की जाती है, हम इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर एमएल में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, अगर एमएल में गिवन है, मतलब पर लीटर कितने कर, पर लीटर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यही अपनी मोलारिटी होती है, कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, तो लिख लो भाई। नेक्स्ट है मोलालिटी, इस पर हम सब न्यूमेरिकल लिख के करा देंगे। मोलालिटी हमारे पास है, ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, स्मॉल एम, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ग्राम में गिवन है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं मोलालिटी में, कई बार वो मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट इसमें अंतर नहीं कर पाते। देखो एक चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को, और आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी। जो सोल्यूशन हमारा बनता है ना, व्हाट इज सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है, ठीक है, सॉल्यूट क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में नहीं, सॉरी, जो प्रेजेंट हो कम अमाउंट, ठीक है, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट क्या है, प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होना चाहिए, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसको एक तरह से और भी देख सकते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट बने, है ना, उसमें देखो कि कौन सी स्टेट है। अगर इन दोनों में से मान लो दोनों के स्टेट अलग अलग है, तो जो प्रोडक्ट की जो सोल्यूशन की जो स्टेट होगी उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है, क्योंकि सोल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट की वाली स्टेट में आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, छोटी छोटी बातें। और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, थोड़ा सा कम भी होगा वाटर तो लगभग सॉल्वेंट ही मान लेंगे हम। ठीक है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप डिसाइड ना कर पाए क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है, तो इन दैट केस यू कैन गो विद नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो। तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की तरफ देखो कि नंबर ऑफ मोल काउंट करके देखो किसके मोल ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर मोल के हिसाब से आप डिसाइड कर लेना क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। ठीक है, और इस अच्छा, तो यहाँ पे क्या लेगा, मास और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास, इसका मास दिया हुआ है, तो उस केस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको देखो, देखिए बता दूं, कभी ऐसा क्वेश्चन जनरली वो क्या करेगा, आपको डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी देगा सोल्यूशन की, तो डेंसिटी का सोल्यूशन देगा तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अगर मान लो वॉल्यूम हमारे पास है 100 ग्राम या 100 ml या 1000 ml है, तो वहां से हम सोल्यूशन का पहले मास निकाल लेंगे, है ना, फिर सॉल्यूट का मास अगर मोल्स गिवन तो आराम से आ जाएगा। तो सोल्यूशन के मास से आप सॉल्यूट का मास माइनस करेंगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, इन सबसे आपको खेलना आना चाहिए प्रॉपर, तब जाके इसके न्यूमेरिकल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, तो इन दोनों पे मैं एक एक न्यूमेरिकल पहले ले लेता हूँ एनसीईआरटी के, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो पहले मोलारिटी और मोलालिटी की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चीज देंगे। एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो अपनी प्यारी से एनसीईआरटी बुक में गिवन है। न्यूमेरिकल दो आसान है ये सब, बट कंसेप्ट को समझाने के लिए
बहुत अच्छे। कैलकुलेट द, लिख लो बेटा, साथ साथ में लिखते चले, लिखना अच्छी बात होती है। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution, in the solution, okay, prepared by dissolving, okay, prepared by dissolving its 4 gram in enough water, 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, ठीक है। तो जिसको लगता हो कि क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लें भाई, है ना, समय ना खराब करें आप। चलो यार, एनीवेज, बट मैं सजेशन दूंगा, अभी चूंकि आप बिगिनर लेवल पे ही हैं, तो आप लिख लिख के काम करिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। ठीक है, देखो तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मोलारिटी फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा सोल्यूट को आप बी मान सकते हैं ना, ए मानो सॉल्वेंट को, बी मान लो सोल्यूट को, ऐसा कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो भी इन लीटर, क्योंकि वो ml में यहाँ गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 1000 से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, हाउ विल यू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं हम इससे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ n कैसे निकलेगा, 40 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 40 अपॉन क्या निकाल लोगे, ठीक है, सॉरी माय बैड, एक मिनट, कितना मास गिवन है भाई, 4 ग्राम गिवन है, 4 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 2 ml ऑफ सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 4 अपॉन NaOH है ना, क्या है ये NaOH, इसका मास कितना हो जाएगा भाई, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, यानी कि कितना हो गया 40, ठीक है, तो हम यहाँ लगा देंगे 4 अपॉन 40, यानी कि कितना हो गया 0.1, कितने मोल आ गए भाई, 0.1 मोल आ गए। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख देंगे 0.1, अपॉन क्या है भाई 2 ml, ठीक है, ml में है इसलिए क्या लगा देंगे, क्या कर देंगे 1000 से। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4 मोलर, कितना आंसर है 0.4 मोलर, ठीक है, हमारा इसका निकल के आ गया आपकी मोलैरिटी बाहर, फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है, केवल अभी यहीं पे रखना, पहले गिवन रखना, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना, फिर वाला फॉर्मूला लगा के आप ऐसे कर देंगे, और फॉर्मूला लगाना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो भी आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, अगर आप CBSE के एग्जाम दे रहे हैं तो, क्लियर है भाई, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको मोलालिटी पे, अगला क्वेश्चन मोलालिटी पे कर लेंगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मोलालिटी पे, मोलालिटी पे क्वेश्चन हो गया, अब एक ले लेते हैं मोलालिटी पे, NCERT ही उठा लेते हैं, NCERT से क्वेश्चन करते हैं, NCERT के क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर बोर्ड की कहानी आसान हो जाती है, और इनफैक्ट स्कूल के एग्जामिनेशन की कहानी भी आसान हो जाएगी, जस्ट यहीं से पेपर बनाएंगे बेटा। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा क्वेश्चन होगा ये, कर दो फटाफट, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो फिर बताता हूँ। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, और आगे क्या करना है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द, ठीक है, तो भाई हमें इसकी मोलालिटी निकालनी है, चलो भाई पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो तभी क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, चलो करो भाई, पहले खुद से ट्राई कर लो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है, देखो पहले सबसे पहले हमें ऐसा गिवन लिख लेना, कहता है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन, 3m सोल्यूशन, ठीक है, 3m का मतलब क्या हुआ बेटा, 3m मीन्स 3 मोल्स इन 1 लीटर, 3 मोलर का मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स इन 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml है सॉल्यूशन, तब हमें इस वर्ड से पता लगा, डेंसिटी भी दे दी भाई, देखो ये क्या हमें मिल गया, ये हमें मिल गया वॉल्यूम, क्या मिल गया, डेंसिटी गिवन है भाई साहब, डेंसिटी दे रहे हैं हमें, क्या डेंसिटी,
डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी। तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ? जरूरत पड़ेगी भाई मुझे, मास सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ दिया नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा और सॉल्यूशन का भी मास चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई? डेंसिटी है ये और वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बराबर क्या होता है? डी इंटू वी। ठीक है, तो फिर से वही बात, डी इंटू डी कितना है? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉरी जगह का ml है ना। वॉल्यूम कितना है? 1000। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ml से ml कट कर दिया, क्या हो गया ये? 1250 1250 ग्राम। ठीक है, इसका मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन, क्या मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट है? बिल्कुल होगा, निकाल लेंगे भाई। तो मास ऑफ सोल्यूट के लिए मैं क्या करूंगा? देखो एक काम करते हैं कि मुझे मोल्स पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? गिवन वेट कितना है? नहीं पता। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? पता है मुझे। मोल्स मुझे पता है, ये कितना है? 3। गिवन वेट को x मान लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का भाई? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा भाई? 58.5। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो आप 58.5। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से आपका निकल जाएगा भाई, आपका क्या लिखा हुआ था? P इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8.5 है ना। तो ये x क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है 58.5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा भाई। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट तो कितना है? ये आ जाएगा 175 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। ठीक है, तो अब क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट भी आप आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल है यार। मास सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ, बोलो, है ना। तो मास सॉल्यूशन कितना था? 1250 ग्राम। 1250 माइनस 75.5, बताओ भाई कितना आएगा? कितना आ जाएगा मास ऑफ? कितना आएगा भाई मास ऑफ सॉल्यूट? कितना सॉल्यूट कितना आ गया? ठीक है, तो ये आ गया आपका 174.5। क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगाओ मोलालिटी का। स्मॉल m इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल कितने थे? मोलालिटी गिवन है 3 मोल गिवन है, 3 लगाओ ऊपर। केवल इसको निकालने के लिए इतनी सारा हमने यहाँ पे जद्दोजहद की, केवल इस मास को निकालेंगे। ठीक है, बाकी सबको गिवन नहीं था, केवल एक वैल्यू चाहिए थे हमें, ये नहीं था भाई हमारे पास, तो इसको यहाँ रख दो। 1074.5 ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 1000। आई होप कि आप अब तो कर ही लोगे भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.79 मोलर। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं मोलारिटी और कैसे निकालते हैं मोलारिटी। अब हो सकता है आपको डायरेक्टली देता मास सॉल्वेंट ये है या ठीक है, तो आप लगा लेते। ये नहीं दिया है तो फिर उसने कुछ और हिंट दिया होगा, उसने हिंट में क्या दिया? डेंसिटी दे दिया, तो आपने तब आपने निकाल लिया। तो बात इतनी है प्यारे बच्चों की, सवाल में कुछ ना कुछ तो देगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो देगा जिससे हम निकाल लेंगे। भाई क्वेश्चन बना ही होता है सॉल्व करने के लिए, तो अगर सॉल्व करने के लिए बनाया तो क्लू तो देगा ही देगा, क्लू भी देगा और वो ऐसा कुछ जरूर देगा जिससे हम फॉर्मूले में हम चीजें रख के अपना सोल्यूशन निकाल लें। क्लियर हो रही बातें? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो मोलारिटी हो गई, मोलालिटी हो गया। एक और प्यारा सा टर्म है जो सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, नॉर्मेलिटी। 11th क्लास में स्कूल में नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ोगे शायद से, अब पढ़ भी सकते हो, बट हाँ जेई के लिए पढ़ना है, नीट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? और टर्म हम ले रहे हैं, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो बेटा नॉर्मेलिटी क्या होता है सुन लो। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट और ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर। अब सवाल ये उठता है प्यारे बच्चों तुम्हारा, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब फिर से एक सवाल पैदा हुआ जीवन में कि भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और अब आपके मन में सवाल आया कि एन फैक्टर क्या होता है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो, कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो, इसके लिए छोटा फॉर्मूला भी बताया जाएगा, टेंशन मत हो, ठीक है? पर इसको भी सीखना है, सीखना तो इसको भी है। तो एन फैक्टर क्या होता है? अच्छा, एन फैक्टर ना सबके लिए अलग अलग है, एसिड के लिए अलग है, बेस के लिए अलग है, मान लो कोई मेटल है उसके लिए अलग कहानी हो, कोई आयन है तो अलग हो जाएगा ना, ऐसे चलता रहेगा। तो थोड़ा सा अच्छा खासा टर्म है एन फैक्टर। मान लो एसिड है तो हम देखेंगे, मान लो HCl है, कितने H निकलते हैं? 1। तो नंबर ऑफ फर्निशेबल H पॉजिटिव आयन, है ना, ये इसकी बेसिसिटी भी बोलते हैं। H का कितना H निकले उसको बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, H2SO4 है तो कितना निकल जाएगा? तो है ना, HNO3 है, कितना निकल जाएगा? एक। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, अभी बात करेंगे। बेस में जैसे मान लो NaOH है, कितने OH निकलते हैं? मान लो यहाँ से एक निकल रहा है। मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कितने OH निकलेंगे? 2। मान लो मेटल है कोई, मान लो Na है, क्या इसकी वैलेंसी होती है? +1, है ना, 1 हो जाएगा। मान लो कैल्शियम है तो क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से मैग्नीशियम है तो क्या हो जाएगा? 2, है ना। आयन मान लो Na पॉजिटिव है, कितना हो गया? 1। मान लो OH नेगेटिव है तो 1 हो गया। मतलब जैसा मर्जी आयन हो, मान लो Cl नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। या मान लो कोई मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन है, कितना हो जाएगा? 2। तो अगर आयन है तो फिर उसका हम चार्ज देख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम एन फैक्टर की हम ऐसे एन फैक्टर निकालते हैं जनरली। HCl में 1 हो गया, H2SO4 में 2 हो गया, HNO3 में क्या हो गया? 1 निकल गया। अच्छा, एक और बात, मजे की बात ये है, जैसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल है, मान लो हमारे पास H3PO4 और H3PO3, है ना, H3PO2। अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा एन फैक्टर कितना होता है तो बच्चे कहेंगे भाई 3, अगर नहीं ध्यान दिया हुआ तो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब में 3 तो नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है लेकिन बट यहाँ पे होता नहीं है। ठीक, होना तो चाहिए, जैसा कि अभी तक पहले पढ़ा था। यहाँ पर बेटा क्या होता है, अब हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर देखने हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो, ऐसा कुछ होता है। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 ये हो गए और एक मान लो ये। अब H, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आ गया। अब 3 H O के साथ है, OH बॉन्ड आराम से टूटता है, एन फैक्टर हो जाएगा 3, तीनों H बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर H3PO की 3 को देखोगे, P डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। अब H है 3, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा और एक H आएगा PH। जो PH बॉन्ड है ना, काफी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये टूटेगा नहीं। PH बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 H है, एक H ये और एक H ये, यही बस निकलेंगे, इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया? तो ये खेल हो जाता। अब किसी बच्चे को इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो एन फैक्टर जरूरी है, तो फिर पता होना चाहिए। H3PO2 में बेटा क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल O। अच्छा, 3 O है तो एक H तो यहाँ लग जाएगा, बच्चे हुए दोनों H कहाँ जाएंगे? P के साथ। तो भाई वो तो टूटेगा नहीं पानी में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर क्या होगा? 1। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एन फैक्टर निकाल लो तभी तो इक्विवेलेंट मास निकालोगे भाई। और इक्विवेलेंट मास निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट मास निकालना या इक्विवेलेंट वेट निकालना इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कई बार इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट पूछता है, यार क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि भाई इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट मास, इस पर काफी लंबी लंबी वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, तो समझने के लिए यही कहा काफी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर को समझना इंपॉर्टेंट था, बता दिया आपको। तो इस तरह से आप न्यूमेरिक ठीक है कर लेंगे। बट हाँ, सिंपल सी बात है, कभी परेशान मत होना। अगर कभी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन वैसा ही दे देगी कि वही कहानी लग पाई तो अलग बात है, बट सिंपल सी बात यह है कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आप निकालो मोलारिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो भैया एन फैक्टर से, सिंपल सा निकल जाए। आई होप कि समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, है ना, यही बात है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या? मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और फॉर्मूला है मोलारिटी का, तो बोलते हैं नेट मोलारिटी। मोलारिटी की नेट फॉर्म, नेट मोलारिटी क्या
ठीक है, वैसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं जो काम के वो बता रहा हूँ भाई। कभी ऐसा हो जाए मान लो कि 2 सॉल्यूशन दे दे HCl के, है ना? एक दे दे भाई 2 मोलर 250 ml, एक दे दे मान लो 3 मोलर 500 ml, दोनों को क्या है मिला दो। फिर रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगी? M रिजल्टेंट क्या होगा? या नेट मोलारिटी क्या होगी? ठीक है? तो नेट मोलारिटी क्या होगी या फिर क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M रिजल्टेंट क्या होगा ऐसे केस। भाई देखो ऐसा करना वहाँ पे M1V1 प्लस M2V अपॉन E1 प्लस, सिंपल से फॉर्मूला लगाओगे, आपका मोलारिटी का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या यूज करेंगे आप? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है? ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई लैब में आप इंटर करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, मान लो कोई बॉटल रखी हुई है, उस पर दिया हुआ है 36 मोलर HCl। अब मान लो टीचर बोले कि भैया 0.1 मोलर बनाओ और 250 ml बनाओ, 0.1 मोलर बनाओ या M/10 बनाओ या M/20 भी दे सकते हैं, और M/20 बनाओ, M/10 बनाओ या M/30 बनाओ, और इतने ml बना लो। तो क्या क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ml उस बॉटल में से निकालेंगे एंड देन वी विल ऐड वाटर, और उसको मतलब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम तक मेकअप कर देंगे। समझ आ रहा है? और ये भी पता होना चाहिए कि एसिड में पानी मिलाते हैं, पानी में एसिड, है ना? पहले खुद से आंसर दो भाई। हमेशा पानी में एसिड डालते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो अगर आप एसिड में पानी डालने की गलती करेंगे, ठीक है, तो जो आपका फेस है वो काला पीला नीला हो जाएगा, हो सकता है घर पे मम्मी ना पहचाने। ठीक है, बड़ी दिक्कत है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो केमिस्ट्री में पता होना चाहिए, है ना? तो एसिड में कभी भी पानी वानी ना डालें आप, ध्यान रखें। डाइल्यूशन कैसे करना है? तो डाइल्यूशन इक्वेशन खैर आप समझ लीजिए, M1V1 इज इक्वल टू होता है M2। तो जो मोलैरिटी बनानी हो वो M2, जो वॉल्यूम बनाना हो वो V2। ठीक है, पहले वाली मोलैरिटी M1, कितना वॉल्यूम निकालेंगे उस बोतल में से जाएगा। ठीक है, तो जो नहीं गिवन हो वो मिल जाएगा। तो दिस इज डाइल्यूशन इक्वेशन, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सिमिलरली N1V1 इज इक्वल टू N2V2 भी हो जाएगा अगर नॉर्मेलिटी वाला केस है तो। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, खुश रहें, टेंशन बिल्कुल भी मत लें, वो सब जाएगा, प्रेशर जरूर आएगा क्लास 11 में, बट सिलेबस जाता है। लेकिन 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 आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है, हाँ, पर ऐसा कोई दिन ना हो जो हम ना पढ़ो। इतनी सी बात है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे, थ्रू आउट रहे, तो ये रहे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीच में प्रैक्टिस करते रहे, जो कंसेप्ट आ जाता है तो ये मत सोचिए कि वो हमेशा के लिए आ गया। आपको बेटा एक रेगुलर पैटर्न पे उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा है, वी हैव टू गो सिस्टमेटिकली। हाँ, जिन्होंने मजे में साइंस लिया है कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो तो मजे करेंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ सोच के साइंस लिया है, मुझे आगे चल के ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, ये वाला एग्जाम निकालना है, वो वाला एग्जाम निकालना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आने, नहीं तो मेरी वो, ठीक है, दिक्कत आएगी। तो वो बच्चे सीरियस होकर पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें भाई, पूरी NCERT को पहले कवर करें, देन फिर आपकी जो बड़ी बड़ी किताबें हैं आप उन पे चले जाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।